नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आप सबको जो हमारा लेक्चर रहेगा एग्रोनॉमी का रहेगा। तो एग्रोनॉमी में हम देख रहे थे व्हीट कल्टीवेशन यानी गेहूं की खेती। तो गेहूं की खेती में हमने आप सबको कुछ बता दिए थे, जैसे बोटेनिकल नेम और हमने इसके पुष्कर्म को क्या कहते हैं, टेस्ट बेड कितना होता है, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको ये बताते हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजेश मौर्य, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जरूर बताइएगा कि आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। जैसे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। क्या मोटिवेशन मिलता है कि जो भी हमारे गरीबी स्टूडेंट है जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है वो जरूर अच्छे से बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से, या कोई कंपटीशन भी मतलब एग्रीकल्चर में तो इसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें हम आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पढ़ा रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबके समझ लीजिए एग्रीकल्चर हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। एग्रीकल्चर और सब, और जैसे हमारा जीएस का भी वीडियो धीरे धीरे बना रहे हैं, प्लस हिंदी के भी हम कुछ वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं आप सबको धीरे धीरे। तो आप अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जिससे आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमारा वीडियो जैसे हम अपलोड करते हैं तो तुरंत आप सबको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो बताया था गेहूं में कैसा प्लांट होता है, C3 कैसा होता है, C3 और लॉन्ग डे प्लांट होता है। कैसा, C3 और लॉन्ग डे। तो हमने बता दिया था कि जिनकी पत्तियां चौड़ी हो तो उन्हें C4 में रखते हो, जिनकी पत्तियां पतली होती है उन्हें C4 में रखते हैं, और जिनकी पत्तियां मतलब चौड़ी होंगी C4, जिनकी पत्तियां पतली होती है उन्हें C3 में रखते हैं। किसमें, C3 प्लांट के अंतर्गत रखा जाता है। और एक कैम प्लांट होता है तो कैम का पूरा नाम कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म होता है। इनके स्टोमेटा रात में खुलते हैं और इन्हें पानी की आवश्यकता अधिक होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं गेहूं के सीड रेट यानी बीज दर कितनी होनी चाहिए। तो क्या देखेंगे, सीड रेट यानी बीज दर। सीड रेट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बीज दर। क्या बोला जाता है, बीज दर। अब आ जाता है कि गेहूं की अगर हमें बुआई करना, क्या बुआई करना है तो उसकी बीज दर हमें कितनी होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर के लिए कितना बीज दर लगता है। जैसे डिबलर बीज से या छिड़काव बीज से, जिस बीज से हम बुआई करते हैं तो उसकी बीज दर किस बीज से कितना लगता है। तो पहले हम देख लेते हैं हल के पीछे पंक्तियों में बुआई करना। किसके, हल के पीछे पंक्तियों में बुआई करना। फर्स्ट हो जाएगा हमारा हल के पीछे पंक्तियों में बुआई। अब जैसे क्या होता है, हल के पीछे जैसे हल चलता रहता है, बैल आगे चलते रहते हैं और पीछे पंक्तियों में गेहूं के बीज बोते रहते हैं, तो उस बीज से बीज दर कितनी होती है। हल के पीछे पंक्तियों में बुआई करने से गेहूं की बीज दर कितनी होती है। तो समझ लीजिए होता है 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये ध्यान रखना, जितनी हम बीज दर आप सबको बताएंगे तो समझिए कि प्रति हेक्टेयर रहेगा, क्या 1 हेक्टेयर। तो हल के पीछे पंक्तियों में बुआई करेंगे तो 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है सीड ड्रिल्स विधि से। सीड ड्रिल विधि से बुआई किससे करते हैं, अगर सीड ड्रिल से हम बुआई करते हैं, इस विधि द्वारा या इस मशीन से बुआई करते हैं, सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, तब बीज दर कितना लगता है। तब जो हमारा सीड ड्रिल लगेगा 80 से 100 किलोग्राम, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो आप सबको हम बेसिक से अच्छे से बता रहे हैं। यानी सीड ड्रिल से अगर हम बुआई करते हैं तो गेहूं की बीज दर कितनी लगती है, 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है। अब आता है डिबलर बीज से बुआई करते हैं, डिबलर। डिबलर बीज से बुआई, अगर हम डिबलर मशीन से बुआई करते हैं, क्या होता है, मशीन एक हमारा होता है डिबलर, अगर उससे बुआई करते हैं तो गेहूं की बीज दर कितनी लगती है, तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
कितना होता है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पर हम आप सबको 2-3 क्वेश्चन और बता रहे हैं जो डिबलर से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो डिबलर में से गेहूं की अगर बुआई करेंगे तो 25 से 30 किलोग्राम क्या होता है, बीज दर होता है। क्या होता है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर होता है। ये हो गया। अब आ जाता है कि डिबलर की खोज किसने की थी, यानी डिबलर अगर बनाया गया था मशीन है गेहूं की बुआई करने का, तो इसको किसने बनाया था, इसकी खोज किसने की थी, डिबलर की खोज। तो डिबलर की खोज किसने की थी, डॉक्टर HB सिंह, HB सिंह, ये ध्यान रखना। डिबलर की खोज किसने की थी, HB सिंह ने किया था। अब आ जाता है कि डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है, यानी उसमें कितनी खूंटियां लगती हैं जिसके द्वारा हम गेहूं की बुआई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिबलर में खूंटियों की संख्या, खूंटियों की संख्या। तो डिबलर में जो खूंटियों की संख्या होती है 27 होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 27 कितनी होती है, 27 होती है। तो डिबलर आगे इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आप सबको पूरा अच्छे से बता दे रहा हूं। खोज HB सिंह ने, डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है, तो 27 होता है। अब आ जाता है कि डिबलर में से अगर हम बुआई करते हैं तो गेहूं में रो टू रो सही रहते हैं, लाइन टू लाइन मतलब दोनों आपस में सही चलते हैं, मतलब जो पंक्ति समान होती है, समान दर से जो होता है बीज दर गिरता है। तो इसमें लाइन से जो लाइन की दूरी होती है वो समान होती है, लेकिन तो पौध से पौध की दूरी उसमें समान नहीं होती। अगर मतलब हम डिबलर में से बुआई करते हैं, किस बीज से, डिबलर में से, ये मान लेते हैं हमारा फील्ड है, तो अगर एक बार ऐसे बुआई करते हैं तो इसमें जो लाइन से लाइन की दूरी रहेगा ये समान रहेगा, मतलब समान रहेगा, लेकिन तो पौध से पौध की दूरी इसमें समान नहीं होती। तो ये भी कोई चमकता है कि डिबलर बीज से बुआई करने पर क्या उसमें मतलब क्या प्रभाव रहता है, बीज से बीज की दूरी समान रहती है, या पौध से पौध की दूरी, या पौध मतलब बीज से बीज या पौध से पौध की दूरी, या लाइन से लाइन की दूरी, या दोनों समान होती है, या कोई नहीं हो सकता, या ऐसे कम रूप से दिखता है। तो डिबलर बीज से अगर हम बुआई करते हैं तो पंक्ति से पंक्ति या लाइन से लाइन की दूरी समान होती है, लेकिन तो पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती है। डिबलर बीज से बुआई करने पर डिबलर बीज से बुआई करने पर लाइन से लाइन, लाइन से लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं पंक्ति से पंक्ति, पंक्ति से पंक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रो टू रो, रो टू रो की दूरी समान होती है। लेकिन पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती है। पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना। इससे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डिबलर में से बुआई करने पर लाइन से लाइन की दूरी, मतलब हमारा जो ऐसे लाइन से लाइन की दूरी ये होती है समान रहती है, या जैसे हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी बोला जा सकता है, लाइन से लाइन या इंग्लिश में रो टू रो, इनकी दूरी समान होती है। अगर ये इतनी पे तो दूसरा मतलब इन दूरी समान, लेकिन पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती, या बीज से बीज की दूरी समान दूरी पर नहीं गिरती है। लेकिन तो क्योंकि इसमें जो खूंटियां लगी रहती है समान दूरी पर लगी रहती, ऐसे एक खूंटी यहाँ लगा ऐसे ऐसे लगा रहेगा, तो मतलब लाइन से लाइन की दूरी समान रहेगा, लेकिन तो पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इससे बनता था, तो हमने आप सबको ये बता दिया है। तो एक बार दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं
कि गेहूं की वृद्धि दर क्या होती है। अभी और है, अभी उसको और बताते हैं कि हल के पीछे अगर बुआई करते हैं तो 90 से 100 किलोग्राम, सीड ड्रिल में से बुआई करते हैं 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, या डिबलर में से बुआई करते हैं 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। डिबलर की खोज किसने की थी? डॉक्टर एच.बी. सिंह ने किया था। डिबलर में फुटियों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। डिबलर में से बुआई करने पर लाइन से लाइन या पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी होती है, क्या होता है, लाइन से लाइन या पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है, लेकिन पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती। ये जरूर आप ध्यान रखना। इतना हो गया। अब आ जाता कि अगर हम लेट में बुआई करते हैं, पछेती गेहूं की वृद्धि दर कितनी होती है? पछेती गेहूं की पछेती गेहूं की बीज दर क्या हो जाएगा? पछेती गेहूं की बीज दर। तो पछेती गेहूं की बीज दर कितना हो जाएगा? 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये ध्यान रखना कितना होता है? 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। तो ये आप जरूर ध्यान, अगर पछेती गेहूं की बीज दर अगर पूछता है तो कितने हो जाएगा? 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब ये हो गया। अब आ जाता अगला बंड की गेहूं के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना? सीड सोइंग डेप्थ। सीड सोइंग डेप्थ जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीड, और हिंदी में बोला जाता है बीज बोने की गहराई। यानी गेहूं के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए, ये ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा डीप यानी कितनी गहराई पर बुआई करते हैं जिससे जर्मिनेशन हो सके। तो 4 से 5 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखो। वैसे 5 सेंटीमीटर होता है, लेकिन तो हम रेशो क्या लेके चलते? 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर। तो ये ध्यान रखना कि गेहूं की जो बीज होते हैं उसको हम कितनी गहराई पर बुआई करते हैं? 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर हम बुआई करते हैं। अब आगे तक की बुआई से पहले हम क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं। क्या करते हैं? बीज उपचार किया जाता है। अब बीज उपचार क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें बीमारी ना लगे, जैसे करनाल बंट होता है या बीज लिप्त बीमारी होती है, हमारी जो भी बीमारियां लगती हैं उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं? सीड ट्रीटमेंट पहले कर देते हैं। तो बीज उपचार या सीड ट्रीटमेंट। बीज उपचार, अब बीज उपचार हम किससे करते हैं? तो हम करते हैं बाविस्टिन, बाविस्टिन से करते हैं, या क्या हो जाए? बाविस्टिन हो सकता है या कार्बेंडाजिम, क्या हो सकता है? बाविस्टिन हो जाएगा या कार्बेंडाजिम हो सकता है, या ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा विरिडी, या स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। या किसका प्रयोग करते हैं? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। इनकी मात्रा कितनी होती है? 3 ग्राम। कितना? 2.5 से 3 ग्राम दवा रखते हैं। 2.5 से 3 ग्राम
दवा और प्रति केजी सीड, ये ध्यान रखना, प्रति केजी सीड की दर से उपचारित करते हैं, 10 से उपचारित करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, अगर कि गेहूं के बीज को हम बुआई से पहले उपचारित किया जाता है, किससे? बुआई से पहले इसको हम सीड ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो हमें नाम पता होना चाहिए, ये सब क्या फंजीसाइड है, क्या होता है? फंजीसाइड है। तो बायोस्टिन इसमें सबसे ज्यादा जो होता है फंजीसाइड होता है। क्या होता है? फंजीसाइड होता है, जो मतलब बीमारियों से बचने के लिए। तो बायोस्टिन, कार्बेंडाजिम, ट्राइकोडर्मा विरिडी या सीडोमोनास फ्लोरेसेंस, क्या होता है? सीडोमोनास फ्लोरेसेंस 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति केजी सीड की दर से हम उपचारित करते हैं। तो गेहूं के यानी हमें के बीज को हम कैसे उपचार करते हैं, यानी 2.5 से 3 ग्राम दवा ले लेते हैं, प्रति केजी सीड की दर से किसी चीज में मिला के इसको उपचारित कर लेते हैं। तो उपचारित करने के बाद अगर हम बुआई करते हैं तो उसमें जो होता है बीमारियां लगने की संभावना कम हो जाती है। तो ये समझ लेना कि कितनी गहराई पे बुआई करते हैं और सीड ट्रीटमेंट हम किससे करते हैं। अब आ जाता है मेथड्स ऑफ सोइंग, बुआई की विधियां। गेहूं को हम कितनी विधियों से बुआई करते हैं? मेथड्स ऑफ सोइंग व्हीट, तो इसे हम क्या कहेंगे? गेहूं की बुआई की विधियां। गेहूं की बुआई की विधियां। अब गेहूं की बुआई हम कितनी विधियों से करते हैं ये हमें जानना जरूरी, केवल विधि पता होना चाहिए बस। तो गेहूं की बुआई हम किन किन विधियों से करते हैं? तो पहला हमारा विधि हल के पीछे बुआई करना, फर्स्ट हो जाएगा हल के पीछे। बुआई करना, तो ये ध्यान रखना, पहली विधि क्या हो जाए? हल के पीछे बुआई करना। अब इसको 2 भागों में बांटा गया, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। अब इसको 2 भागों में, तो नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? 2 भागों में हल के पीछे बुआई करते हैं, तो 2 विधियों से हम बुआई करते हैं। कितने विधियों से? 2 विधियों से इसकी हम बुआई करते हैं हल के पीछे, ठीक है। तो पहला हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं केरा मेथड्स, केरा विधि। केरा मेथड्स या केरा विधि हो जाएगा। अब सेकंड नंबर हमारा आ जाता है पोरा विधि, पोरा विधि। पोरा मेथड्स, तो केरा विधि या पोरा विधि। अब इस विधि के जो केरा विधि का हम प्रयोग करते हैं जहां पर नमी कम होती है, क्या नमी कम पाई जाती है, जैसे कुछ हमारे ड्राई एरिया होते हैं, शुष्क क्षेत्र होते हैं, अगर वहां पर हम गेहूं की खेती करते हैं तो केरा विधि से बुआई करते हैं। किससे? केरा मेथड से बुआई करते हैं। और जहां नमी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है वहां पोरा मेथड से गेहूं की बुआई करते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम जो गेहूं की बुआई करते हैं कितने विधियों से, पहला हमने हल के पीछे बुआई करना, इसको 2 विधियों से करते हैं, केरा मेथड्स और पोरा मेथड्स हो जाएगा। केरा विधि और पोरा विधि हो जाएगा। अब तीसरा हमारा आ जाता नंबर 2, सीड ड्रिल मशीन से बुआई करना। सीड ड्रिल मशीन से बुआई करना। सेकंड नंबर 2 नंबर क्या हो जाएगा? सीड ड्रिल मशीन से बुआई करना।
इसमें हमारे दो होते हैं, ये ध्यान रखना, एक ट्रैक्टर चलित होता है और बैल चलित, दोनों से ड्रिल होता है। क्या ट्रैक्टर चलित और बैल चलित दोनों पाए जाते हैं। तो ये समझ लेना कि सीड ड्रिल क्या होता है, इसको ट्रैक्टर द्वारा भी बुआई कर सकते हैं और बैल चलित द्वारा दोनों विधियों से बुआई कर सकते हैं। अब ये होता है कि बैल चलित मशीन द्वारा अगर बुआई करते हैं तो एक बार में 3 कोण बनते हैं, यानी 3 लाइन बनते हैं। तो ये भी लिख लेना, बैल चलित सीड ड्रिल से बुआई करने पर बैल चालित सीड ड्रिल से बुआई करने पर एक बार में 3 कोण बनते हैं। 3 कोण मतलब 3 लाइन, 3 नाली बनते, क्या बनते हैं, 3 नाली बनते हैं। जैसे जैसे 3 नालियां बनेंगी, अगर हम बैल चलित सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई करते हैं, इससे बैल चलित सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई करते हैं तो एक बार में 3 कोण बनते हैं, क्या 3 नालियां बनती है। अब यही आ जाता है अगर हम ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई करते हैं, ट्रैक्टर चलित कोण से या ट्रैक्टर चलित मशीन से बुआई करने पर, या ऐसा लिखना, ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल मशीन से ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल मशीन से बुआई करने पर ट्रैक्टर चलित सीड ड्रिल मशीन से बुआई करने पर एक बार में 9 कोण बनते हैं। कितना कोण बनते हैं एक बार में, 9 कोण बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर हम सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, किससे, सीड ड्रिल से बुआई कर रहे हैं, तो बैल चलित सीड ड्रिल से बुआई करने पर एक बार में 3 कोण बनते हैं, यानी 3 ऐसे लाइन बनेंगे, 3 लाइन बनेंगे, यानी कोण बन जाएंगे। तो एक हम अगर भाई ट्रैक्टर चलित से हम बुआई करते हैं तो हमारा कितने 9 कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी तो एक बार में इतना हम बुआई कर रहे हैं, ज्यादा एरिया बुआई कर रहे हैं। लेकिन तो अगर हम वही उससे बुआई करते हैं तो हमारा कम एरिया ही बुआई होता है एक बार में। तो ये हमारा हो गया सीड ड्रिल से बुआई करते हैं, किससे, सीड ड्रिल से बुआई करने में ट्रैक्टर चलित और बैल चलित सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं तो हमारे क्या फायदे होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और हम आगे देखते हैं, डिबलर विश से, तो हमने आप सबको डिबलर विश से बता दिया था कि अगर डिबलर विश से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें क्या होता है, लाइन से लाइन की दूरी समान होती है, लेकिन तो पौध से पौध की दूरी समान नहीं होती, पौध कहीं आगे पीछे हो सकते हैं, यानी एक समान दूरी पर, जो गेहूं का बीज एक समान दूरी पर नहीं गिरता। तो ये हमारा हो गया डिबलर विश से। अब आए तब पौध अंतरण या स्पेसिंग, पौध अंतरण जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेसिंग, क्या बोला जाता है, स्पेसिंग बोला जाता है। अब गेहूं में स्पेसिंग हमें कितना रखना चाहिए, पौध अंतरण हमें कितना रखना चाहिए, कि मतलब हम कितने दूरी पर गेहूं की बुआई कर सके। अब देख लीजिए, इसमें होता है पहले लाइन से लाइन, यानी लाइन से लाइन या पंक्ति से पंक्ति की दूरी, लाइन से लाइन या पंक्ति से पंक्ति।
लाइन से लाइन या पंक्ति से पंक्ति की दूरी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रो टू रो। इन्हीं जो हमारा ये होता है, एक हमारा फील्ड हो गया, मानते हैं ये फील्ड है, क्या ये खेत या फील्ड है। अब इसमें हम लाइन से लाइन की जो बुआई करते हैं, क्या लाइन से लाइन की दूरी हमारी कितनी होनी चाहिए, तो 22 से या 20 से ले लेते हैं, 20 से 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। बीस से 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये जो हमारा इनके बीच की दूरी कितना होनी चाहिए, 20 से 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कितना, 20 से 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर हम पछेती बुआई करते हैं तो सामान्य रूप से, अगर हम सही समय पर बुआई करते हैं, मुख्य समय पर बुआई करने पर, मुख्य समय पर बुआई करने पर ये ध्यान रखना। जैसे गेहूं की हम बुआई कब करते हैं, 15 से 25 नवंबर। कब करते हैं, 15 से 25 नवंबर इसकी बुआई की जाती है, तो मुख्य समय पर बुआई करते हैं। या अगर हम लेट में करते हैं, कब, पछेती गेहूं, तो पछेती गेहूं के लिए हमारा हो जाता है, पछेती गेहूं के लिए तो पछेती गेहूं के लिए हम लाइन से लाइन या रो टू रो या पंक्ति से पंक्ति की दूरी हम कितना रखते हैं, 15 से 18 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना। 15 से 18 सेंटीमीटर हम लेट गेहूं जो बुआई करते हैं, पछेती गेहूं की दूरी रखते हैं। अब आ जाता है ये हमारा लाइन से लाइन। अब हो जाता है पौध से पौध, पौध से पौध, या इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, प्लांट टू प्लांट, प्लांट टू प्लांट। पौध से पौध की दूरी हमें लगभग कितनी होनी चाहिए, तो हमारा जो होना चाहिए पौध से पौध की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर। 4 से 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 4 से 5 सेंटीमीटर की हमें दूरी रखना चाहिए। तो ये हमारा स्पेसिंग या पौध अंतरण है। क्या स्पेसिंग या पौध अंतरण है, तो ये आप सबके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। समझ लीजिए, हम आप सबको एक भी क्वेश्चन कहीं छूटने नहीं, बेसिक से अच्छे से आप सबको बता रहे हैं, तो इसको आप जरूर अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयार करिए। अब आ जाता है सोइंग टाइम। क्या हो जाता है, सोइंग टाइम। बुआई का समय, जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सोइंग टाइम, हिंदी में बोलते हैं बुआई का समय। तो ये ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, सोइंग टाइम या बुआई का समय। तो अब इसमें हम अगेती गेहूं की बुआई कब करते हैं, या मुख्य समय या मेन समय में गेहूं की बुआई कब करते हैं, और पछेती। तो अर्ली वैरायटी मतलब अगेती प्रजाति, अर्ली वैरायटी जिसे हम क्या कहते हैं, अगेती प्रजाति। जिसे हम क्या बोलते हैं, अगेती प्रजातियां, अर्ली वैरायटी। तो इसकी हम बुआई कब करते हैं, 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, ये ध्यान रखना।
अगेती गेहूं की जो बुआई करते हैं 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। उसके बाद मेन टाइम जो मुख्य समय होता है गेहूं की बुआई करने का, मुख्य समय जो गेहूं की बुआई का उपयुक्त समय माना जाता है, तो हमारा ये हो जाएगा 15 से 25 नवंबर। ये ध्यान रखना, 15 से 25 नवंबर माना जाता है। इन्हीं मुख्य समय या मेन टाइम क्या होना चाहिए गेहूं की बुआई करने का, तो 15 से 25 नवंबर होना चाहिए। अब आ जाता है लेट सोइंग, या हम इसे कहते हैं पछेती गेहूं, पछेती गेहूं की बुआई। अब पछेती गेहूं की बुआई हम कब करते हैं, तो समझ लीजिए वही हमारा 25 नवंबर से 10 दिसंबर या 15 दिसंबर तक हम लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक। तो ये हमारा हो गया सोइंग टाइम या बुआई का समय। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, कहीं भी हम आप समझ लीजिए कहीं कुछ भी छूटने नहीं पाएगा। हम भले वीडियो मतलब जो हमारा गेहूं के कल्टीवेशन है 2 4 5 6 लेक्चर में हो सकते हैं, लेकिन तो अच्छे से डिटेल से बता रहे हैं। तो सोइंग टाइम या बुआई का समय अर्ली यानी अर्ली वैरायटी अगेती गेहूं की बुआई 25 अक्टूबर से 10 नवंबर तक करते हैं। और मुख्य समय 15 से 25 नवंबर होता है। क्या होता है 15 से 25 नवंबर। अब पछेती गेहूं की अगर बुआई करते लेट हो जाता बाई चांस किसी कारणवश, तो हम 30 नवंबर से 15 दिसंबर तक पछेती गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो आज हमने आप सबको सोइंग तक पढ़ाए हैं, इसको आप जरूर एक नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रॉपर तैयारी अच्छे से करिए, मतलब पढ़ाई अच्छे से करिए। बाकी अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट बताइएगा, और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।